नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है धमकी भाग 2। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे। सोचा था पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए गई, कम से कम तेरी शादी के बाद सुकून के कुछ पल जी लूँगी। पर सच कहूँ तो अब मुझे बहुत डर लगता। कहते कहते नीरजा जी के हाथ काँपने लगे थे और जीभ लड़खड़ाने लगी थी। ये देखकर नितेश को अपनी माँ पर तरस तो निधि और उसकी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हालत कर दी उन लोगों ने मेरी माँ की। जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए नितेश नीरजा जी को हिम्मत देते हुए बोला, माँ आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्या? आपको शुरुआत में ही मुझे सब बातें बोल देनी चाहिए थी ना। बेवजह परेशान होती रही। अगर शुरुआत में ही आप बोल देती तो उसका हल तभी निकल जाता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से समधन जी बातें करती थी, मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी रजामंदी है। एक दो बार सोचा भी कि तुझसे पूछ लूँ। फिर मुझे लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है, तो गलत क्या है। पर इस बार तो समधन जी कुछ ज़्यादा ही बोल गईं। नीरजा जी ने अपनी तरफ से सफाई दी। वो अगर ज़्यादा बोलती नहीं तो शायद आप मुझे कुछ बताती भी नहीं। पर कोई बात नहीं, देर से ही सही आखिर पता तो चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप परेशान मत होना माँ, अब इसका निर्णय तो मैं बहुत जल्दी ही करूँगा। नितेश की बात सुनकर नीरजा जी घबराती हुई बोली, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई समस्या खड़ी हो, मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती। इसमें दो लोगों का बराबर योगदान होता है। पर यहाँ तुम्हारी बहू योगदान देना नहीं बल्कि सिर्फ लेना जानती है, तो उसे उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। विश्वास करो माँ, मैं इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ। नहीं तो जिस तरह का ये रिश्ता है ना, इसका टूट जाना ही बेहतर है। क्योंकि ज़िंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर होता है। बस अपने बेटे पर विश्वास रखिए, कल का दिन कुछ अलग कहानी लेकर आएगा। नितेश की इन बातों से नीरजा जी को काफ़ी हिम्मत मिली थी। अपनी माँ को इस तरह रोते हुए देखकर नितेश ने मन ही मन कुछ ठान लिया था। दूसरे दिन जब नीरजा जी उठी तो देखा नितेश जाग चुका था और फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद नीरजा जी चाय बनाकर ले आईं और दोनों माँ बेटे चाय पीने बैठे। इतने में दरवाजे की डोरबेल बजी। नीरजा जी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। नीरजा जी ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उनमें से एक लड़का बोला, मैडम हमें नितेश भैया ने बुलाया है, आप उन्हें बुला दीजिए तो हम हमारा काम शुरू करें। इतने में खुद नितेश बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में नीरजा जी बोली, नितेश कौन सा सामान उठाने की बात कर रहा है, मुझे बताएगा आखिर चल क्या रहा है। माँ, बस मेरा साथ दो, हर समस्या का समाधान होता है। कोई सीधे तरीके से समझता है तो कोई दूसरे तरीके से। जिस तरह की हरकतें वो लोग कर चुके हैं, उससे इतना तो समझ में आ गया कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता, तो बस अब दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन तू करना क्या चाहता है, मुझे बता तो सही। अभी भी नीरजा जी अपने बेटे से पूछे जा रही थी। माँ, बस 1 मिनट, मैं अभी आया, कहकर नितेश उन लड़कों को कुछ समझा कर आ गया और आकर नीरजा जी से बोला, माँ मुझ पर विश्वास रखो और मेरा साथ दो। थोड़ा सख्त तो आपको भी बनना पड़ेगा। बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि गलत कुछ नहीं होगा। फिर नितेश ने अपनी योजना माँ को समझाई। सुनकर नीरजा जी बोली, सब ठीक तो होगा ना? अभी भी अपनी माँ को हैरान परेशान देखकर नितेश बोला, अरे माँ, क्यों टेंशन ले रही हो, आर या पार बस। अब आप हिम्मत बनाए रखना, कहकर नितेश अपनी योजना पर अमल करने लगा। 2 घंटे बाद नितेश अपने ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, बड़े साले साहब ने आकर दरवाज़ा खोला। उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। निधि की दोनों भाभी भी रसोई से निकल कर बाहर आ गईं।
वहीं खुद निधि और उसकी माँ उसे वहाँ देख कर हैरान थी। इतने में ससुर जी बोले, अरे नितेश जी, आज अचानक आप यहाँ, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े सब देख क्या रहे हो? नितेश जी आए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता लगवाओ। नितेश ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस भी जाना है। वो तो मैं ये सामान यहीं रखवाने आया था। नितेश की बात सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आखिर निधि की माँ ने कहा, दामाद जी, कौन सा सामान रखने की बात कर रहे हैं आप? उनकी बात सुनकर नितेश बोला, वहीं जो बाहर ट्रक में है। ट्रक में? सब हैरान रह गए और फटाफट निकल कर बाहर आए। देखा तो ट्रक में वो सामान रखा था जो निधि के मायके वालों ने उसे दहेज में दिया था। उस सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं निधि कभी अपनी माँ को तो कभी नितेश को देख रही थी। आस पड़ोस के लोग वहाँ खड़े होकर बातें करते हैं। देख निधि की मम्मी बोली, दामाद जी, ये क्या हरकत है? आप भला सामान यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ ये सब लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए बाहर सब लोग खड़े होकर कैसे बातें कर रहे हैं। निधि के पापा भी बोले, दामाद जी, ये सब क्या है? मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नितेश हाथ जोड़कर समझाते हुए बोला, देखिए ससुर जी, ये दहेज आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है, लेकिन वो घर तो मेरी माँ का है जो मेरे पिता ने बनवाया था। अब माँ ने साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद लो या फिर जिसका दहेज है उसके घर पहुँचा दो। मेरे घर में इस दहेज की कोई जगह नहीं। आखिर जब से ये दहेज घर आया है, मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में निधि की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, आखिर समस्या क्या है आपकी? बस यही सासू माँ की अगर दहेज में आप मकान भी दे देती तो आपकी बेटी को थोड़ी सहूलियत हो जाती। उसे यूं परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार यूं मायके आकर नहीं बैठना पड़ता। नितेश की बात सुनकर ससुर जी बड़े भैया सासू माँ को घूर कर देख रहे थे। वहीं दोनों बहुओं की नज़र भी सासू माँ पर ही टिकी थी। सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल जो खुल रही थी वो भी बेटे बहुओं के सामने। उन्हें समझ में आ गया था कि नितेश को सब पता चल चुका है और इस बार समधन जी भी थोड़ा सख्त हो गई हैं। लेकिन इतने में निधि भी बोली, मेरे माता पिता की इज्जत की आपको कोई परवाह नहीं थी जो आप उनका दिया हुआ दहेज का सामान यहाँ लेकर आ गए। ये भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। बैठकर भी तो बात की जा सकती थी ना। उसकी बात सुनकर नितेश बोला, अच्छा, बैठकर भी बातें होती हैं क्या? मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि तुमने कभी हमसे बात ही नहीं की। जब भी कोई समस्या होती तुम मायके आकर बैठ जाती थी। पीछे से सासू माँ फ़ोन करके मेरी माँ को परेशान करती थी, यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी दे डाली कि उनकी बात मानी नहीं तो कल को बेटा बहू अलग हो जाएंगे या आपको वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे। तब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल आया था। अब निधि से भी कुछ कहते ना बना, पर अब घर में सबको निधि और सासू माँ के बारे में पता चल चुका था। आखिर बेटी कैसी भी हो, आखिर है तो बेटी ही। एक पिता उसका घर टूटने कैसे दे सकता था? उसका घर ना टूटे, इसलिए ससुर जी हाथ जोड़कर नितेश से बोले, माफ़ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे मिलने खुशी खुशी आई है, वो भी आप लोगों की रजामंदी से। पर आज तक जो हुआ सो हो गया। पर आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसके कारण आपको या समधन जी को परेशान होना पड़े। अब आप हमारा थोड़ा सामान रख लीजिए। आप इस दहेज के सामान को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े देखकर नितेश ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, माफ़ करना पापा जी, मैं ये सब करना नहीं चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ को मैंने रोते देखा
तब जाकर मैंने ये कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज के ट्रक को वापस नितेश के घर भिजवा दिया और खुद निधि और अपनी पत्नी को लेकर नितेश के घर की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर समधन जी से माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसका उनको आश्वासन दिया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।